आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लॉकडाउन हमारी जिंदगी से पूरी तरह गया नहीं है, कहीं कहीं उसकी छाप बाकी है। हाल ही में मेरे हाथ एक किताब आई है, नाम है एसेंशियल आइटम्स। लॉकडाउन की कहानियों से भरी पूरी ये किताब कई रंग दिखाती है। चौल से लेकर पॉश इलाकों तक के कई चेहरे इन कहानियों में आपको कुछ यूं दिखेंगे कि आप कहेंगे कि इन्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है, यानी अपने आसपास के लोग हैं। ये कहानियां निकली हैं उदयन मुखर्जी की कलम से, और आजकल के लिहाज से कहूं तो उनके लैपटॉप से। उदयन इस वक्त मुंबई में है, इंटरनेट के जरिए मुझसे जुड़े हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत कर दूं। वेलकम उदयन। थैंक यू नितिन जी। और मैं शुरू में आपको और आपके सारे दर्शकों को दिवाली का हार्दिक शुभकामना। माफी भी चाहूंगा आपके दर्शकों से, क्योंकि मेरी हिंदी आपके जैसे शुद्ध नहीं है, और उनको अगर कोई तकलीफ हुआ मेरे हिंदी समझने में तो मैं पहले ही उनसे माफी चाह लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। उदयन जी ने ये किताब अंग्रेजी में लिखी है, और उदयन का एक परिचय करा दूं। बहुत मसरूफ रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, और 2 दशक से ज्यादा वक्त हो चला है उदयन जी को भारतीय बाजार का बड़ा चेहरा है, मार्केट का। एक बड़े बिजनेस चैनल पर बतौर एंकर दिखते हैं। बावजूद इसके 2 उपन्यास लिख चुके हैं, और ये तीसरा है। हम सब लोग जो फिर भी थोड़ा बहुत कम व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखने की सोचते रहते हैं, नहीं भी लिख पाते हैं, ऐसे में उदयन ने तीसरा उपन्यास लिखने की हिम्मत कर दी है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू वेरी मच नितिन जी। ये किताब लिख के मुझे भी बहुत खुशी हुई, और उम्मीद है कि आपके कुछ दर्शक मेरे ये किताब पढ़ना चाहेंगे, और आगे भी चलते हुए मैं और किताब लिखने की उम्मीद रखता हूँ। एक तो सर मुझे यही कहना था कि मैं खुद आपकी कुछ कहानियां पढ़ रहा था, और इसकी जो अंग्रेजी है वो बहुत सरस है। सरस बोले तो बड़ी इजी, मतलब मेरे जैसे इंसान भी पढ़ सकते हैं जिनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। और 10 कहानियां हैं, और 10 की 10 कहानियां जो हैं बहुत ही मानवीय हैं। मतलब आखिर में आते आते वो कुछ ऐसा संदेश देती हैं कि आपको थोड़ा सा नर्म कर देती हैं, थोड़ा सा इमोशनल करती हैं। पहला सवाल तो मुझे लेकिन आपसे ही पूछना है कि आपके कहानियों के जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी सबकी अलग-अलग पृष्ठभूमि है, यानी बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड सबका बहुत अलग-अलग है। कोई जवान है, बूढ़ा है, अमीर है, गरीब है, और यहाँ तक कि कहानी में आपने बनारस के 2 डोम दिखाए हैं। तो कहाँ से इतने सारे कैरेक्टर्स आए, और सारे लॉकडाउन में आपके ज़हन में कहाँ थे ये? देखिए, शुरुआत में आपने जो मेरी एक पहचान दिया अपने दर्शकों के लिए कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ और स्टूडियो में एंकरिंग करता हूँ। लेकिन मेरे एक्चुअली पहचान कुछ और भी है, क्योंकि मैं बहुत सारा समय उत्तराखंड के हिमालय में भी रहता हूँ, जहाँ पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक घर है। मेरे 2 रिज़ॉर्ट हैं उत्तराखंड और लद्दाख में, और मैं ये पिछले 5-6 साल में भारतवर्ष के बहुत जगह पे रह चुका हूँ, और एक छोटा-सा गाँव में, उत्तराखंड के एक छोटा-सा गाँव में मेरा एक घर है। तो मैं जो लोगों के बारे में लिखा हूँ, ऐसे बहुत जगह से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ के कि गूगल में रिसर्च करके मैं इन लोगों के बारे में लिख रहा था। ये सारे जगह मेरे काफ़ी परिचित हैं। 2 कहानी तो उत्तराखंड में ही लिखा हुआ है। एक मुनस्यारी में आप पढ़े होंगे, जो बॉर्डर टाउन नाम का स्टोरी है, जहाँ पे एक अंग्रेज, एक माउंटेनियर, एक टूरिस्ट वहाँ पे अटक जाता है लॉकडाउन के समय पे। और दूसरा एक जो प्रवासी कर्मचारी, माइग्रेंट वर्कर, एक दूसरा शहर छोड़ के वापस अपने गांव उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में वापस जाता है, और फिर उस गांव में उसका कैसे वेलकम होता है, इस पे एक कहानी है। तो ये सारे जगह, ये सारे लोकेशंस, ये सारे लोग मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज नहीं लगते हैं कि मैं इनके ऊपर कहानी लिख रहा हूँ। लेकिन इसका एक कारण है कि मैं इतने विविध टाइप के लोगों और उनके सिचुएशन के बारे में क्यों कहानी लिखा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन के बीच में चलते हुए हम जैसे लोगों को, सबको लगा कि हमें कितना तकलीफ हो रहा है। लेकिन उन दिनों जब मैं दूसरे लोगों के बारे में सोचता था कि मेरे घर पे जो घर साफ करने वाले थे, जो हमारे कपड़े प्रेस करके लेके आते थे घर पे डिलीवरी करने के लिए, जो मेरा रिजॉर्ट में कुक बैठा रहता था मुनस्यारी में, जी। इनका जीवन में क्या चल रहा है, कि उनके कठिनाई के लेवल्स क्या है। और मैं उसमें बहुत चिंतित हो गया था कि हम लोग अपने जिंदगी लेके, अपने प्रॉब्लम्स लेके बैठे हैं, लेकिन हमें
शायद उतना सहानुभूति नहीं है कि दूसरे लोगों के जीवन में कितने ज़्यादा कठिनाई चल रहा है। इसीलिए मैं उन लोगों के बारे में कहानी लिखना चाहा और मैं तरह-तरह के लोगों को के जीवन में क्या हो रहा है, उसके ऊपर एक छवि खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। सो तो है, मतलब सबको अपना दुख बड़ा लगता है और लॉकडाउन के दौरान सभी को अपने-अपनी तरह के दुखों का सामना भी करना पड़ा। आपकी कुछ कहानियाँ हैं, उनके कुछ पात्र हैं। मैं ये देख रहा था कि आपने बनारस के डोम हैं, जो हैं हाँ, जो बेसिकली अंतिम संस्कार करते हैं और जिन्हें छोटी जाति का माना जाता है। आमतौर पर समाज का जो जो मुख्य धारा है, उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता, है ना? तो आप लोग जो बिज़नेस चैनल्स में बैठते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं और हम जैसे लोग भी जो स्टूडियोज़ में रहते हैं, जो उस दुनिया से बहुत परिचित नहीं भी हैं, कभी-कभार सामना होता है और ऊपर वाले की दुआ है, ना ही हो ज़्यादा सामना तो बेहतर है। खुद हुँ, आपकी कहानी का एक पात्र कहता भी है ये बात, कि साहब हमारी लाइन में हम ऐसा कहते नहीं है कि फिर मुलाकात हो, लेकिन जीवन मृत्यु एक चक्र है, तो फिर मुलाकात हो सकती है। तो मेरा हुँ, सवाल आपसे ये था कि बनारस के डोम जो हैं, जो एक मौका देखते हैं लॉकडाउन के दौरान कि किसी तरह एक अंतिम संस्कार वो कर रहे हैं और 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। तो ये जो बारीकी है ना, जीवन की जो जटिलताएँ हैं, मैं ये सोच रहा था कि आप कैसे पकड़ पाए? आप वहाँ तो कभी नहीं गए होंगे? आप नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल बनारस गया हूँ, एक एक बार से ज़्यादा गया हूँ नितिन हुँ, जी और मैं ये डोम लोगों से भी मिला हूँ हुँ, और हुँ, मैं जो हरिश्चंद्र घाट के बारे में लिखा हूँ, उस हरिश्चंद्र घाट में भी गया हूँ वो और वो नाव में बैठ के वो नदी में भी शाम शाम के वक़्त पे हुँ, वहाँ से भी नदी पे भी गुज़रा हूँ। तो हुँ। ये सारे जो लिखा वो वो जहाँ पे ऑब्ज़र्वेशन वहाँ से आया है, ओके। ऑब्ज़र्वेशन वहाँ से आया है। हुँ, लेकिन ये स्टोरी आपने ये पहला स्टोरी है जी हाँ। संकलन की। लेकिन ये मेरे हिसाब से मैं ये स्टोरी को दूसरी तरह से देखता हूँ। ये मेरे लिए एक भारतीय कास्ट सिस्टम के ऊपर एक ऑब्ज़र्वेशन है। क्योंकि देखिए शहर में क्या हुआ है लॉकडाउन के समय पे जो बहुत लोगों की नौकरी चला गई है। हमें पता है कि जो ऑफ़िस में पियोन होते थे, जो छोटे-मोटे ऑफ़िस में काम करते थे, मुझे अभी जब मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वो सब्ज़ी बेच रहे हैं, वो फल बेच रहे हैं, क्योंकि उनका नौकरी नहीं है। हुँ, लेकिन एक हमारे इंडिया में ऐसे कास्ट सिस्टम है जो जाति भेद जैसा है, जो कुछ जातियों को दूसरे काम करने के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं। जो इकोनॉमिक मोबिलिटी बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक काम से दूसरी जगह पे काम करने जाना, वो मोबिलिटी सारे जातियों के लिए अलाउड नहीं है। ये यस, डोम लोग उसमें फँस गए हैं, क्योंकि उनको तो कुछ सालों पहले वो अछूत माना जाते थे, उनको कोई छूता भी नहीं था। उनका बिल्कुल। उनका साया भी उनके दूसरे लोगों के शरीर पे आता तो वो खराब माना जाता था। हुँ, तो ऐसे लोगों को अगर उनका धंधा बंद हो गया है कि डेड बॉडीज़ नहीं आ रहे अंतिम संस्कार के लिए हरिश्चंद्र घाट में, तो वो करे क्या अभी? ऐसा नहीं है कि वो जाके एक दुकान खोल ले, वो जाके कुछ और कर ले। तो ये एक अजीब जैसा समस्या आ गया है उनके तो इसके ज़रिए मैं इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर एक कमेंट्री करना चाहता था कि हुँ, देखिए हमारे इंडिया में एक यूनिक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग चाहे भी और आपने पढ़े होंगे वो कल्लू और शिबू जो जी हाँ। दोनों डोम हैं, हुँ, वो कितने रिसोर्सफुल हैं, वो कितना इंटेलिजेंट है। वो शायद आप और मेरे जैसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है। हुँ, वो उनका पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है शायद। लेकिन उनके जाति के कारण और उनके कास्ट सिस्टम के कारण वो और कुछ नहीं कर पाते। वो जन्म से वही अंतिम संस्कार के काम पे जुटे हुए हैं। तो उनका क्या ट्रेजेडी है और उनका क्या डिफ़िकल्टी है, इसमें मैं थोड़ा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अच्छा, बेसिकली उदयन जी ये बताइए मुझे कि एसेंशियल आइटम्स जो किताब आपके ज़हन से निकली है, जो 10 कहानियाँ निकली, इन सब के पीछे अलग-अलग फ़िलॉसफ़ी है या कोई एक फ़िलॉसफ़ी थी जिसे आप इन कहानियों के ज़रिए ज़ाहिर करना चाहते थे? देखिए, ये कैरेक्टर्स बहुत विविध तरह के हैं। आपने तो आप पढ़े हैं, आप जानेंगे कि ये हर कहानी बहुत दूसरे कहानी से बहुत डिफरेंट है। जी। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप एक मैसेज या एक जो मैसेज सारे कहानियों में है, वो एक अपील है सारे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, कि आप ऐसे एक क्राइसिस के समय पे दूसरे लोगों को थोड़ा
सहानुभूति के आँखों से देखिए, क्योंकि हम, जैसे आपने भी ज़िक्र किया, हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा मान लेते हैं और अपने दुनिया में सीमित हो जाते हैं, और कभी-कभी हम सोच भी नहीं पाते हैं कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और अगर इतने बड़ा क्राइसिस अगर हमें थोड़ा दूसरे लोगों के बारे में दूसरे लोगों के प्रॉब्लम के बारे में अगर सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तो ये दुनिया के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये एक कॉमन थीम ये है कि दूसरों के बारे में सोचिए। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा है, तो उनके बारे में सोचिए कि जिसके पास बहुत कम है। क्योंकि हमारे बाप-दादाओं ने विश्व युद्ध देखे हैं, पार्टीशन्स देखे हैं, तो उनको पता है कि बड़ा क्राइसिस क्या होता है। हमारे ज़िंदगी में, आप और मेरी ज़िंदगी में हमने उतना बड़ा क्राइसिस नहीं देखा है। हमने एक वर्ल्ड वॉर नहीं देखा है, हमने पार्टीशन नहीं देखा है। यही हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस है। और इसके चलते हुए अगर हम थोड़ा अंदर से बड़प्पन नहीं दिखा पाएँगे, तो हम बहुत छोटे हो चुके हैं। हाँ, इनफैक्ट आपकी इस बात से मुझे आपकी एक कहानी है, उसकी एक लाइन याद आई, जिसमें एक पात्र दूसरे से कहता है, एक पात्र है जो बूढ़ा है, जिसने दुनिया देखी है, और वो एक जवान पात्र से ये कहता है या कहती है कि एक तूफान के बाद ही ये एहसास होता है कि घर कैसे बनता है। ये बहुत अच्छी लाइन आपने किया, क्योंकि ये मेरा किताब का एक फ़ेवरेट लाइन भी है। क्योंकि ये एक कहानी है जिसमें एक क्या करेंगे, लोअर मिडिल क्लास कहेंगे, कि जो चौल में रहता है, एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं। आदमी एक छोटा-सा कुरियर कंपनी में काम करता है, कितना मिल जाता होगा, मुश्किल से 12-15 हज़ार रुपए तनख्वाह मिल जाता होगा। और जो उनके जो बीवी है, वो 2 घर में साफ-सफाई की काम करते हैं। मिला-जुला के शायद उनको भी 10-12 हज़ार रुपए महीने में आ जाता है। लेकिन कुरियर कंपनी में का आदमी का नौकरी चला गया है, और अभी चौल पे जो जो औरत है, उनका एक नौकरी है, एक नहीं है। तो अभी वो जिसका कंबाइंड फैमिली इनकम कुछ 25,000 रुपए होता था, वो अभी 6,000 पे जाके रुका है। दोनों बच्चे को स्कूल और कॉलेज का फीस देना पड़ता है। तो उनके फैमिली सेटअप में इतना बड़ा स्ट्रेस आ चुका है कि वो आगे चल के उनका क्या होगा कुछ पता नहीं। और वो क्राइसिस में जो होता है, जो अक्सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ होता है, मियाँ-बीवी के बीच में कुछ जो लाइन्स है, जो डिफरेंसेस है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उनके रिलेशनशिप थोड़ा खराब हो जाता है, जो इकोनॉमिक कठिनाइयों में कभी-कभी फैमिलीज में हो जाता है। और अंत में वो औरत जाके एक बुजुर्ग औरत से पूछते हैं कि दादी, आप बताइए, आपने इतना दुनिया देखा है कि फाइनली क्या होगा, जब ये क्राइसिस खत्म होगा, हमारे बीच में क्या होगा? और वो एक कहानी बताता है एक बहुत बड़ा तूफान की। और ये एक सिंबलिज्म है। वो कहते हैं कि एक तूफान के बाद ही पता चलता है कि एक घर किस मटेरियल से बना होता है। बेसिकली बेसिकली जो आप अपने पात्र से कहलाना चाहते थे, या जो आप कहना चाहते हैं इस कहानी के जरिए, वो शायद ये है कि जब इंसान के सामने मुसीबतें आती हैं, जब वो बर्बाद होता है, जब उसके पास जो है वो नहीं रहता है, तब शायद उसे एहसास होता है कि उसके पास क्या था। बिल्कुल, एक तो वो मैसेज था, और एक दूसरा भी कहूँगा नितिन जी कि वो मैं ये भी कहना चाहता था कि एक इतना बड़ा झटका आने के बाद शायद ये भी पता चलता है कि आपके जो संपर्क थे फैमिली में, उनके बुनियाद कितने स्ट्रॉन्ग थे। जिनकी बुनियाद बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो ये इतना बड़ा एक स्टॉर्म को शायद वो वेदर कर सकते थे, उनके सामने खड़ा हो सकते थे। लेकिन अगर आपका बुनियाद ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था शुरू में, तो इतना बड़ा क्राइसिस के सामने आपका वो जो संपर्क था वो टूट जाएगा। शायद ये भी एक मैसेज है कि क्राइसिस के बाद आपको पता चलता है कि शुरुआत में शुरू से ही आपका बुनियाद कितना मजबूत था। और बेसिकली मुझे लगता है कि उस दौर में जो वो आया और चला गया, लेकिन फिर भी उसके कई निशान बाकी हैं, जैसा मैं शुरू में कह रहा था। तो हम सभी ने दुनिया को या अपनी अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखा है। जैसे कि आपकी कहानी का एक पात्र है जो लगातार काम करता है, लेकिन जब उसे छुट्टी मिलती है, जबकि उसे ये आश्वासन भी है कि उसकी सैलरी पूरी मिलेगी, तो वो उन छुट्टियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बेसिकली मतलब वो बोर भी हो रही है, परेशान भी हो रही है कि मैं तो रोज काम करती थी, मुझे काम करना है। या आप देखिए कि
किस तरह से लोग जब एक अचानक से खाली हो गए, एक वैक्यूम आया, तो वो परेशान थे और अपने आसपास नए तरह से लोगों को देख रहे थे। एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, है हुँ। ना? और घरों में कैद हो गए थे। तो हर कोई उस जिंदगी को ही नई तरह से देखने लगा था, जिसे वो रोज जीता था और बड़ा फॉर ग्रांटेड होकर जीता था। बिल्कुल। और ये हमें एक्चुअली लॉकडाउन के समय पे बहुत लोगों को ये भी महसूस हुआ जैसे आप अभी कहें हुँ, कि वो समय को लेके कैसे डील करेंगे, इसका जो फैसिलिटी है ये हम में बहुत कम हो गए। हम शांत एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नहीं तो एक बहुत रेस्टलेस फीलिंग आ जाता है हमारे ऊपर। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, तो हुँ, कुछ नहीं तो उसी पे हम ध्यान लेके बैठे हैं। लेकिन हाँ, आप देखे होंगे कि हमारे प पिछले जो जनरेशन्स थे, वो काफ़ी एक जगह पे एक अखबार लेके बैठे हैं, कुछ देख हुँ, रहे हुँ। हैं बाहर दुनिया की तरफ। उसमें एक शांति, एक कंपोज़र था, जो वो रेस्टलेस नहीं होते थे कि हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। वो शायद हमारे ध्यान से ये हट तो गया है। है उदयन जी, लेकिन एक बिज़नेस चैनल में आप हैं, जहाँ रोज़ सुबह एक मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। उसमें इतनी गहमा-गहमी होती है, जल्दी से कुछ खरीद लें, जल्दी से कुछ बेच दें और मुनाफ़े की भाषा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपका तो एक संवेदनशील दिल भी है और उसी चक्कर में आपने लिख भी दिया क्योंकि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, सोचा होगा। सर, मतलब आप ठीक है, हम लोग उतने पुराने तो नहीं हुए। क्या वो जो सब चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता होती थीं, जिनमें बड़ा एक धैर्य था और आराम-आराम से चीज़ें होती थी, लोगों को सोचने का वक़्त मिलता था, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? बिल्कुल था नितिन जी। और ये अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है एक बहुत बड़ा लेखक की। हुँ, उसने कहा था कि मैन्स बिगेस्ट प्रॉब्लम्स स्टेम फ्रॉम हिज इनेबिलिटी हुँ, टू स्टे सिट क्वाइटली इन अ रूम अलोन। कि आप मनुष्य के जो सारे सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है हुँ, वो उनसे आता है कि वो एक आदमी अब अकेला एक कमरे में अपने सोच में चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं बैठ भी नहीं और सकते। कुछ करना होगा इसी के चक्कर में उनका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो मैं वो दुनिया भी देखा हूँ जैसे जिसका ज़िक्र आपने किया कि जहाँ पे वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जिसको बोलते हैं कि हुँ, हर सेकंड, हर मिनट में उनका दुनिया बदल जा रहा है, उतार-चढ़ाव हो रहा है। आप तो रोज़ वो दुनिया देखते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में आपको कुछ राहत मिली थी इस दुनिया से जब आप ये कहानियाँ लिख पाए या फिर इसी शेड्यूल में आपने कहानियाँ बुनी? नहीं, नहीं, मेरा शेड्यूल आजकल बिल्कुल बदल गया है। वो दुनिया से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ और लॉकडाउन के टाइम पे तो मैं दिन भर बैठ के ये किताब लिखता था चुपचाप अपने कमरे में। और मैं ऐसे शांत ज़िंदगी में से बहुत खुश हूँ। हुँ, मुझे एक जगह पे बैठ के चिंता करना, लोगों के बारे में सोचने में बहुत आनंद आता है और मुझे वो स्टूडियो की वो बहुत अ, हेक्टिक एक्टिविटी वाला ज़िंदगी ख़ास करके बहुत एक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चुपचाप शांत टाइप के आदमी हूँ नितिन जी। वो तो है सर। अब आपको वो मौका मिला कि आपने आराम से बैठ के सोचा इन पात्रों के बारे में और शायद इसीलिए इन सभी पात्रों को हम इतना मतलब इतना अपना मान के देखते हैं। जैसे मेरे यहाँ भी ये हुआ कि लॉकडाउन था, जो काम करने दीदी आती थीं और वो नहीं आ सकीं क्योंकि सोसाइटी ने बंद कर दिया। फिर जो भी हो सका अपनी तरफ से हमने मेहनत की, उनको जो भी राहत देनी थी दे पाए, जैसे भी हुआ, वो सब हुआ है। पर सर ये बताइए कि कैसे, मतलब एक लेखक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ और आप पत्रकार भी हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है आपका, कि ये जो 2 दुनिया है, एक जो इतनी भागम-भाग वाली है और एक वो दुनिया जिसमें आप रहना चाहते हैं, बड़ी मतलब शांत है, जिसमें सोचने का मौका है, वक़्त है। इन्हें इन्हें एक-दूसरे का मतलब एक-दूसरे के करीब लाया कैसे जाए या फिर ये हो ही नहीं सकता? नहीं, इसको होना ही पड़ेगा नितिन जी, लेकिन सबका अपना समय होता है। ये आप कॉलेज से निकले और आपने शांत दुनिया पे चले गए, भागम-भाग देखा ही नहीं, हुँ, ऐसे अक्सर होता नहीं है। आप सबका अपना टाइम होता है, तो भागम-भाग का भी एक टाइम है। लेकिन कभी भी एक बार रुक के सोचना चाहिए कि आप जिएँगे तो एक बार। हुँ, क्या आप ऐसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि आप 70 साल तक भागम-भाग करते रहें, कमाते रहें पैसा, जमाते रहें अपने बैंक में और फिर पीछे मुड़ के देखें कि आपका ज़िंदगी निकल गया और आप 70 साल भागते रहे, किस लिए? फाइनली आपने क्या कर लिया? शायद आपने 2-4 बच्चे पाल लिए, लेकिन हुँ, आपका ज़िंदगी ये भागम-भाग में निकल गया और
दूसरा मौका तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो कभी एक जिंदगी में हर आदमी को, औरत को एक टाइम तो आना चाहिए जब वो एक बार बैठ के शांत अपने जिंदगी के बारे में सोचे, और सोचे कि आप जा कहाँ रहे हैं और आप अपना जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोई कॉलेज से निकले और पहले दिन से मेरे जैसे सोचने लगे। वो तो फिर उनको, उनका लाइफ भी होगा, वो उनको पैसे भी कमाना होगा, उनको अपने आप को समर्थ बनाना पड़ेगा। सबके अपने चैलेंजेस है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, सबको अपना लाइफ, लेकिन पूरा ज़िंदगी ऐसे बिता देना मेरे ख़्याल से बाद में फिर पीछे मुड़ के देख के काफ़ी रिग्रेट हो सकता है। अच्छा ये बताइए मुझे, आपकी फ़ेवरेट कहानी कौन-सी है इसमें? देखिए, 10 कहानी मेरे अच्छे, मैं मतलब मुझे पसंद वाले अभी कहानी है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो मैं कहूँगा 2 कहानी मेरे काफ़ी करीब है। एक है जो डोम वाला कहानी, जो आपने पहला वाला कहानी जिसका ठीक है। ज़िक्र, इस बारे में हमने बात किया, क्योंकि वो एक यूनिक टाइप का सेटिंग है। ये डोम और घाट में अंतिम संस्कार करने वाले 2 दोस्तों के बीच में क्या चल रहा है इस लॉकडाउन के बीच में, वो मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प कहानी था लिखने के लिए। ओके। और दूसरा मैं कहूँगा ये जो मुनस्यारी में आपने पढ़ा होगा, जो एक अंग्रेज़ टूरिस्ट आता है जो ब्रिटिश लॉकडाउन में क्लाइंबर जो बहुत, है फँस जाता है। ब्रिटिश क्लाइंबर है, वो वहाँ पे फँस जाता है, और वहाँ पे एक लोकल भूटिया जो है वहाँ पे क्लाइंबर, वो उनको अपने घर में रहने के लिए जगह देता है, और उनका जो एक पोता है जिनका पिताजी गुज़र चुके हैं, उनका 7 साल का छोटा पोता, उसके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है ये ब्रिटिश क्लाइंबर के। और आप जानते हो कि कहानी के ख़त्म जब होगा, तो ये अपने जगह पे चले जाएँगे। ब्रिटिश क्लाइंबर लौट जाएगा, वो लड़का मुनस्यारी में रह जाएगा। लेकिन उनका जो दोस्ती होता है, और ऐसे एक टाइम हो रहा है जहाँ पे आपने सुना होगा कि अमेरिका में चाइनीज़ लोगों को पीटा जा रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे देश से कोविड आया हुआ है। ऐसे एक जगह पे एक ब्रिटिश टूरिस्ट को देख के वो बच्चा और वो विलेज में उनको जो शेल्टर मिल जाता है, वो एक मेरे ख़्याल से बहुत एक मूविंग जैसा सिचुएशन था। तो वो कहानी लिखने में मुझे काफ़ी आनंद आया। तो मैं कहूँगा ये 2 कहानी मेरे काफ़ी क्लोज़ है। और अगर आखिर में आपसे पूछूँ कि कुछ उस कैरेक्टर के बारे में बताइए, जो इन लॉकडाउन से भरी जो लॉकडाउन से प प्रेरित कहानियाँ हैं, उनमें आपको सबसे अच्छा लगा हो? कोई एक कैरेक्टर जो आपको अपने करीब लगा हो या अपने जैसा लगा हो या जिससे आप प्रेरित हुए हों या जिसके प्रति आपके मन में सबसे ज़्यादा हमदर्दी हो? देखिए, एसेंशियल आइटम्स नाम का जो कहानी हुँ, है, जो 5वाँ कहानी है ये जी। किताब में, जो बहुत साधारण कैरेक्टर्स के बारे में है, अभी क्योंकि मैं वो ही पढ़ रहा था और जब आप ये कह रहे थे ना कि सबको बैठ के सोचना चाहिए अपने वक़्त में, तो उसमें एक कैरेक्टर है, जो हालाँकि बूढ़ा और बीमार हो चुका है, लेकिन वो अपनी उसका रोज़ का यही काम है कि वो बिस्तर से उठता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है और बस सामने देखता है और सोचता है। और वो बहुत बीमार है, और बहुत बीमार मैं है। ये कहानी में लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो उनके बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। हुँ। और उनके जो बेटी है वो अमेरिका में रहता है, जिन हर शाम को ज़ूम पे, जैसे हम ज़ूम पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। वो ज़ूम पे आता है माता-पिता के साथ बात करने के लिए। हुँ, और वो जो वहाँ पे जो लेडी है, जिनका हस्बैंड का तबीयत बहुत खराब है, हुँ, उनका कैरेक्टर से मेरा काफ़ी लगाव है। मैं उनके बारे में काफ़ी ये मेरा क्रिएटेड फ़िक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उनसे मैं काफ़ी क्लोज़ हूँ, क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ कि उनका ज़िंदगी कैसे होगा? उनका बेटी तो अमेरिका में रहता है, जो वापस आएगी नहीं, उनका करियर है। उनका हस्बैंड गुज़र जाएगा कुछ दिन पे, हुँ, शायद तभी भी कोविड चलता रहेगा। उसका जो अकेलापन है, हुँ, और उनका जो अफ़ेक्शन के लिए हुँ, और कंपनी के लिए जो नीड है, जैसे एक छोटा-सा एक लड़की आता है उनके घर पे दवाई देने के लिए, हुँ, और उनके साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है, और आपको पता चलता है कि उसका अकेलापन कहाँ तक पहुँच गया है कि वो राह देखते रहती है कि कब ये लड़की आएगी, और उनके लिए केक बनाती है देने के लिए। वाक़ई। तो वो कैरेक्टर्स मेरे लिए, मैं उनके बारे में काफ़ी सोचता रहता हूँ। बनाया हुआ कैरेक्टर है, लेकिन फिर हाँ, भी लेकिन मतलब ये कभी ऐसा नहीं लगा मुझे उसे पढ़ते हुए कि कोई दूर की चीज़ है, क्योंकि बिल्कुल, मुंबई में है ये परिवार, है ना? पति और पत्नी और दोनों बूढ़े हैं, 80 साल के करीब हैं
और मैं भी मुंबई में कुछ वक्त रहा हूँ और आपने भी मुंबई में इतने वक्त तक रहकर नौकरी की है, तो लगता है जैसे मुंबई के हर मोहल्ले में एक दो ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर जा चुके हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते, वो अकेलापन अपने माँ बाप का बांट नहीं सकते। नहीं, ये कहानी पूरा सारे स्टोरीज ही ऐसे हैं नितिन जी कि ये साधारण लोगों की कहानी है। ये ऐसा नहीं कि बहुत इनके जीवन में बहुत ड्रामेटिक कुछ हो रहा है, कुछ बहुत घटना हो रही है, लेकिन ना भी ये है कि ये बहुत स्पेशल लोग हैं। ये हमारे जैसे साधारण लोग हैं और ये साधारण लोगों की जिंदगी में जो उथल-पथल आ गई है कोविड और लॉकडाउन के बाद मैं इसी पे फोकस करना चाहता था कि साधारण लोगों के मानसिक लेवल पे जो स्ट्रेन हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उनके ऊपर मैं फोकस करना चाहता था। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं ऐसे लोगों जो हर मोहल्ले में होंगे, शायद इन्हीं लोगों के बारे में, ऐसे टाइप के लोगों के बारे में मेरी कहानियाँ हैं। बढ़िया सर। और इनफैक्ट जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मतलब पर्सनली कहूँ तो आपके जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो अलग-अलग जगह से आए हैं, वो मुझे सबसे अच्छे लगे। कोई पहाड़ से आता है, कोई बनारस में गंगा के घाट से आता है, कोई मुंबई में बूढ़े हैं 2 वो हैं, और कोई कोलकाता से भी है इनफैक्ट। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि सभी को आपने इन 10 कहानियों में गूँथा है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। और आखिर में मैं बस आपसे ये कहूँगा कि आप अगर कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं उस पॉडकास्ट के लास्ट में तो ज़रूर जोड़ दें, फिर हम अंत की तरफ हैं इस बातचीत के। देखिए, नहीं आपने बहुत सारे अच्छे प्रश्न किए, मुझे बहुत ज़्यादा जोड़ने का तो कुछ नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपके ये पॉडकास्ट के ज़रिए कि अगर आपके दर्शकों ये एसेंशियल आइटम्स किताब पढ़ना चाहें और कुछ कहानी उनको पसंद आए, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ लोग ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ये किताब को पढ़ने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे। और मैं आखिर में फिर से सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ पहुँचाऊँगा क्योंकि ये इतना एक डिफ़िकल्ट साल रहा है। एग्ज़ैक्टली। बहुत डिफ़िकल्ट साल रहा है कि दिवाली के दिन कम से कम हमें थोड़ा खुश होना चाहिए और आगे के साल के लिए बहुत उम्मीद के साथ आगे देखना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। और एक बार और थोड़ी-सी जानकारी मैं जोड़ दूँ, एसेंशियल आइटम्स किताब का नाम है जिसके बारे में बात कर रहे थे, और उदयन मुखर्जी ने इसे लिखा है, ब्लूम्सबेरी ने छापा है, और ब्लूम्सबेरी ने इस किताब की जो कीमत रखी है वो भी मैं ज़रूर बता दूँ, ₹499 है। आप इसे तमाम ऑनलाइन जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पर पा सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अभी मैं पिछले दिनों दिल्ली गया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग हर किताब की दुकान में मैंने इसे देखा था। तो मुझे याद आया कि मेरे घर पर भी रखी है, मुझे पढ़ना है। बहुत-बहुत शुक्रिया उदयन जी, इतनी बढ़िया किताब लिखने के लिए। इनफैक्ट मुझे 2-3 कहानियाँ बहुत पसंद आई। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक़्त भी निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको भी। थैंक यू। और आप सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं, ये आज तक रेडियो है और ये पॉडकास्ट है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इस बातचीत के बारे में यदि कुछ कहना चाहते हो तो radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम उपलब्ध हैं। वहां पर भी कोई भी रेस्पॉन्स, रिएक्शन देना चाहते हो तो जरूर दीजिए। और अगली बार जब मैं हाजिर होऊंगा, चाहे वो हमारे तमाम बुलेटिन्स हों या कोई भी शो, तो उन मेल्स को हम शामिल जैसे करते हैं वैसे जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनते रहिए आज तक रेडियो। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।